नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक होगा वन्य जीव अभयारण्य। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर वन्य जीव अभयारण्य होते क्या हैं। इसके अलावा इसके टाइप्स भी हम देखेंगे, इसकी विशेषताओं की बात करेंगे और मध्य प्रदेश में कौन से महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य हैं उनके बारे में भी हम संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करें कि चूंकि वन्य जीव जो अभयारण्य है आखिर ये होते क्या है, तो वन्य जीव जो अभयारण्य है इनके बारे में अगर हम देखेंगे तो सबसे खास बात क्या है कि जो वन्य जीव अभयारण्य है ये क्या होते हैं, ये पूरी तरह से एक संरक्षित क्षेत्र होते हैं। तो इस आधार पर आप कहेंगे कि ये एक ऐसे विशेष क्षेत्र होते हैं जिन्हें विशेष जो सुरक्षा है, जो संरक्षा है वो प्रदान की गई होती है। और इस क्षेत्र की सबसे खास जो विशेषता होती है कि यहाँ जो भी वन्य जीव हैं उन वन्य जीव की जो हंटिंग है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। तो वन्य जीवों का जो शिकार है उस शिकार पर पूरी तरह से क्या है कि पूर्ण जो प्रतिबंध है वो यहाँ पर लगा होता है। और खास तौर पे जो भी वन्य जीव हैं उन वन्य जीवों के जो भी आवास होते हैं, तो जो भी वन्य जीव हैं उन वन्य जीवों के जो आवास होते हैं उन आवास की पूरी तरह से जो इनके हैबिटेट होते हैं उन हैबिटेट की रक्षा की जाती है। तो ये जो भी वाइल्ड लाइफ है उनके जुड़े हुए जो भी हैबिटेट हैं उन हैबिटेट की पूरी तरह से क्या की गई रहती है, तो वो रक्षा के लिए इनका निर्माण किया जाता है। और ओवरऑल आप कहेंगे कि जो इकोसिस्टम है कि वन्य जीव जो अभयारण्य है ये क्या होते हैं कि किसी भी वहाँ के इकोसिस्टम के संदर्भ में आप देखेंगे तो उस पारिस्थितिकी तंत्र की पूरी तरह से क्या की जाती है, एक तरह से देखें तो उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र को क्या किया जाता है, संरक्षण प्रदान करने के लिए जो वन्य जीव अभयारण्य है इनका निर्माण किया जाता है। खास बातें क्या है कि जो भी अभयारण्य होते हैं उनमें कुछ जो सीमित मानवीय गतिविधियां हैं उनको अलाउ किया गया है। तो देखिए जो वन्य जीव अभयारण्य है यहाँ पर पूरी तरह से क्या है, शिकार और जो हंटिंग है वो पूरी तरह से बैन है, लेकिन कुछ सीमित जो मानव गतिविधियां हैं वो क्या होती हैं, वो अलाउ की गई रहती हैं। तो सीमित मानव जो गतिविधियां हैं उनको क्या किया गया है, उनकी अनुमति प्रदान की गई रहती है। और वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं, तो देखिए जैसे ग्रेजिंग की बात कही जाती है कि जो चारागाही है, जो पशु हैं उनको चराने के दृष्टिकोण से देखें तो वो परमिशन होता है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप फिशिंग कर सकते हैं, आप जो मछली है मछली पकड़ने का जो काम है वो अलाउ है, वो कर सकते हैं। पर्यटन को सीमित स्तर पे क्या किया गया है, वो एक तरह से अलाउ किया गया, तो पर्यटन भी यहाँ पर अलाउ है। चारागाही हो, मछली पकड़ने की बात हो, सीमित स्तर पे पर्यटन की बात हो, तो ये अनुमति दी जाती है। लेकिन ये जो अनुमति है ये नियंत्रित रूप से दी जाती है। ये एक सबसे खास बात है कि नियंत्रित स्तर पे क्या किया जाता है कि इसकी जो परमिशन है वो दी जाती है। ऐसा नहीं कि अनियंत्रित रूप से पर्यटन होने लगे, वहाँ पर फिशिंग होने लगे, वहाँ पर चारागाही अनियंत्रित रूप से होने लगे, ऐसा नहीं होता है। और ये जो सुविधा है ये राष्ट्रीय उद्यान में नहीं आपको देखने को मिलती है, सिर्फ वन्य जीव जो अभयारण्य है उसी में आपको देखने को मिलती है। अगर कानूनी स्तर पे आप बात करेंगे तो देखिए भारत में जो अभयारण्य है उनका जो गठन है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का 1972 है उसी के अंतर्गत किया जाता है। और उसकी धारा 18 26A के तहत देखें तो जो अभयारण्य है उनका गठन होता है, उनका सीमांकन होता है, उनका रेगुलेशन होता है। तो ये खास बात है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर अंतर की बात करेंगे कि जो अभयारण्य है और जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें जो बेसिक अंतर होता है, अगर गतिविधियों का स्तर पर देखेंगे तो जो अभयारण्य है यहाँ कुछ नियंत्रित जो गतिविधियाँ हैं जैसे चारागाही है, फिशिंग है, पर्यटन है, ये एक नियंत्रित स्तर पर क्या होते हैं, ये अलाउ किए गए रहते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, चाहे वो चारागाही की बात हो या फिर कह सकते हैं कि मछली पकड़ने की बात हो, चाहे वो पर्यटन की बात हो, ये सीमित स्तर पे नियंत्रित रूप से क्या है, अलाउड है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में कोई भी मानवीय गतिविधि क्या है, वो अलाउड नहीं है, उस पर बैन है। अगर मालिकाना हक की बात करेंगे तो कुछ जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं
कुछ निवास, कुछ अधिकार बने रह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर कोई भी इस तरह का बात आपको देखने को नहीं मिलेगा। संरक्षण के स्तर पे देखेंगे तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये मध्यम स्तर का संरक्षण है और राष्ट्रीय उद्यान में उच्च स्तर का संरक्षण देखने को मिलता है। घोषणा की बात करें कि कौन इन्हें घोषित करता है, तो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है ये राज्य सरकार घोषित करती है और यहाँ राष्ट्रीय जो उद्यान है इसे भी स्टेट जो गवर्नमेंट है वही घोषित करती है। अगर हम बात करें कि जो भी यहाँ पर अभ्यारण्य है उनके स्तर पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनकी जो भी स्थापना की जाती है किस उद्देश्य से की जाती है, तो पहले हमने देखा कि जो लुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं या लुप्त हो रही जो प्रजातियां हैं उनकी सुरक्षा करने का उद्देश्य होता है। जो भी नेचुरल हैबिटेट है, जो प्राकृतिक आवास है, जो अलग अलग स्पेसीज के जीवों के लिए, वनस्पतियों के लिए होता है निवार, तो उसकी सुरक्षा की जाती है। मानव वन्य जीव जो संघर्ष है, मानव और जो भी वन्य जीव उनके बीच में जो एक क्लैश देखने को मिलता है उसे रोकना होता है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना होता है। अनुसंधान और शिक्षा के स्तर पर देखें तो विकास देने के लिए इस तरह के क्षेत्र को क्या किया जाता है, बनाया जाता है और इसकी सुरक्षा और इसकी संरक्षा की जाती है। भारत में अगर बात करेंगे इस तरह के जो कुल अभ्यारण्य है 2024-25 तक भारत में लगभग 565 वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल सकता है। और भारत में जो भी संरक्षित क्षेत्र हैं लगभग कितने हैं, उसका जो भूभाग है वो 4.90% आपको देखने को मिल सकता है। अलग अलग अभ्यारण्यों के प्रकार भी होते हैं, जैसे सामान्य वन्य जीव अभ्यारण्य है, कुछ विशेष पक्षी प्रजातियों के स्तर पे या पक्षियों के लिए बने हुए अभ्यारण्य जिन्हें पक्षी विहार हम कह सकते हैं, कुछ मैरीन जो जीव है, वनस्पति है, उनके हिसाब से समुद्री अभ्यारण्य बने हुए मैरीन जो सेंचुरी है, कुछ प्लांट सेंचुरी है जो खास वनस्पतियों के कारण जानी जाती है, उनके सुरक्षा के लिए इन्हें बनाया जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण आवासों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो क्रिटिकल हैबिटेट सेंचुरी है उनका भी निर्माण किया जाता है। अब एमपी की बात कर लेंगे। जो प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य एमपी में आपको देखने को मिलेंगे उसमें 2-3 आपको देखने को मिलेंगे। एक तो करेरा जो अभ्यारण्य है वो आपको देखने को मिलेगा, नया कर्मझीरी अभ्यारण्य देखने को मिलेगा और इसके अलावा जो 2-3 हैं उनके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम बात कर लेंगे। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो देखने को मिली है वो करेरा अभ्यारण्य के बारे में देखने को मिली है। किस जिले में देखने को मिलेगा, तो ये देखिए जो शिवपुरी है, शिवपुरी में ही क्या है कि करेरा जो अभ्यारण्य है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश वन विभाग की 22 जुलाई 2022 की अधिसूचना के तहत 202.21 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र को क्या है इस अभ्यारण्य की सूची से हटाया गया है और करेरा अभ्यारण्य जो एक समाप्त जो डिनोटिफाई है वो कर दिया गया है। नया जो कर्मझीरी अभ्यारण्य है उसकी बात करेंगे तो इसकी अधिसूचना 22 जुलाई 2022 से है। सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन में लगभग 141.420 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है वहां पर नया जो कर्मझीरी अभ्यारण्य है वो उसके लिए गठित किया गया है। और इस तरह देखेंगे करेरा के हटने और कर्मझीरी बनने से कुल अभ्यारण्य की जो संख्या है वो पहले जितनी ही एमपी में बनी हुई है। थोड़ा सा करेरा के बारे में देखेंगे। इसकी जो स्थिति है कि 2018 जो मंत्रिपरिषद है उसका निर्णय आया 4 सितंबर 2018 को कि अधिसूचना रद्द है। सोन चिड़िया जो अभ्यारण्य है घाटी गांव का उसके आंशिक क्षेत्र का भी क्या किया गया, डिनोटिफिकेशन जारी किया गया और अन्य जो विकास योजनाएं हैं उनमें उपयोग हो रही जो भी अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय जो उद्यान है, उस भूमि के समतुल्य क्षेत्र को क्या किया गया है, नए संरक्षित क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। जैसे कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो शिवपुर है उसके गठन में मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कुछ सबसे बड़े, सबसे छोटे विशेष जो अभ्यारण्य है, जैसे प्रदेश का सबसे जो बड़ा अभ्यारण्य है वो कौन सा है, तो वीरांगना दुर्गावती जो रिजर्व है इसका क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 2339 वर्ग किलोमीटर है और ये प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। जबकि छोटे की बात करेंगे तो राला मंडल जो अभ्यारण्य इंदौर का है ये सबसे छोटा अभ्यारण्य देखने को मिल सकता है। राज्य में कुछ विशेष पक्षी जो अभ्यारण्य है जिनमें आप देख सकते हैं, ये अक्सर आपसे पूछता है। सरदारपुर जो अभ्यारण्य है धार का, ये खरमौर जो पक्षी संरक्षण है उस तौर पे जाना जाता है। सैलाना जो अभ्यारण्य रतलाम का है ये खरमौर पक्षी जो संरक्षण है उसके दृष्टिकोण से अहम हो जाता है। घाटी गांव जो अभ्यारण्य है ग्वालियर का, ये लुप्त प्राय जो सोन चिड़िया है, ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया है। कुछ अहम जो घड़ियाल है मध्य प्रदेश में संरक्षण क्षेत्र है घड़ियालों के लिए, तो देखिए
चंबल अभयारण्य मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है, घड़ियालों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए बना गया है। छतरपुर में जो केन अभयारण्य है, ये भी खास तौर पे जो घड़ियाल हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन्हें बनाया गया है। सोन जो अभयारण्य है शहडोल और सीधी डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, तो ये भी जो घड़ियाल हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन्हें निर्मित किया गया है। गिद्धों की जो घटती हुई लगातार जो समस्या है या इनकी अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनके सामने जो संकट है, उस संकट से इन्हें निवारने के लिए गिद्ध प्रजाति जो संरक्षण है उस हेतु जो प्रोजेक्ट अस्तित्व है उसकी शुरुआत की गई है और इसमें गांधी सागर जो अभयारण्य है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ सर्प उद्यान भी हैं। देखिए, रेप्टाइल के संदर्भ में देखेंगे, प्रदेश का एकमात्र जो रेप्टाइल जो पार्क है वो कौन सा है, वो भोपाल का है, सर्प उद्यान के तौर पे जाना जाता है। पन्ना में रेप्टाइल पार्क है, ये भी प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क के रूप में चर्चा में रहता है। टाइगर अगर सफारी की बात करेंगे तो देखिए, विश्व की पहली जो टाइगर सफारी है उसमें देखेंगे सतना है, वर्तमान मैहर जिले के तहत देखें जो मुकुंदपुर वाला जो क्षेत्र है गांव का, वहां पर आपको देखने को मिलेगा चिड़ियाघर और सह उपचार केंद्र भी इसमें बनाया गया है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण जो वन्य जीव अभयारण्य है उनको आप देख सकते हैं, जैसे खिवनी है, स्थापना 1955 में हुआ है। नरसिंहगढ़ है, 1974 में बना हुआ है। गांधी सागर 1981 में, बोरी 1975 में, पंचमढ़ी है, डुबरी है जिसे संजय नाम से परिवर्तित किया गया है, रातापानी है। और इनके संदर्भ में देखेंगे किन जिलों में इनका जो विस्तार है वो आपको देखने को मिल सकता है, कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैले हुए हैं, और इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से जीव महत्वपूर्ण तौर पे जो वन्य जीव हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, उनको भी आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। सिंहोरी है, नौरादेही है, मोंगली पेच है, राष्ट्रीय चंबल है, केन है, सोन है, घाटी गांव है, बगदरा है, फेन है, फनपता है, सरदारपुर खरमौर है। तो ये सारे जो अभयारण्य हैं उनको आप देख सकते हैं। गंगऊ है, राला मंडल है, ओरछा है, वीरांगना जो दुर्गावती है, कब स्थापित हुआ 1995 में, किस जिले में फैला हुआ है, दामोह में। सांभर, नीलगाय, कृष्ण मृग के लिए खास तौर पे सुरक्षा प्रदान की गई है। वीरांगना जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, इसका जो क्षेत्र है वो दिया गया, कब स्थापित किया गया 2023 में। किन डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है और खास तौर पे किसकी सुरक्षा के लिए ये बनाया गया है उनके बारे में दिया गया। तो इसकी PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अभयारण्य जो भी आइडेंटिफाई किए जाते हैं, चुने जाते हैं, तो उनके संदर्भ में अगर मानदंड की बात करेंगे कि क्या क्राइटेरिया होता है, तो देखिए, किसी भी क्षेत्र की जो बायोडाइवर्सिटी है अगर वो अधिक है, वनस्पति जंतु की अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनकी जो पर्याप्त मात्रा है, विविधता है, तो वो एक कारण है, मानक है। प्रजातियों की जो स्थिति है अगर वो संकट में है, इंडेंजर्ड स्थिति में है, तो वो भी एक मानक है। प्राकृतिक आवास की जो संरचना है वो भी महत्वपूर्ण होती है कि विशेष प्राकृतिक संरचना वाला क्षेत्र है। आवश्यक जो क्षेत्रफल है वो भी एक मानक है। और मानव गतिविधियों का जो दबाव है, अगर इस तरह के किसी भी नेचुरल हैबिटेट के संदर्भ में अगर मानव गतिविधियों का एक सीमा से अधिक अगर वहाँ पर प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो ये सारे मानक है जिनके आधार पर क्या किया जाता है कि इस तरह के जो भी वन्यजीव अभयारण्य हैं उनकी सुरक्षा प्रदान की जाती है और इनका प्रबंधन किया जाता है। मुख्य रूप से देखेंगे किसी भी राज्य के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा पूरा रेगुलेशन होता है। शिकार रोधी दल बनाए जाते हैं ताकि जो हंटिंग है उस पर क्या किया जाए, उस पर एक तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। मॉनिटरिंग पर खास तौर पे जोर दिया जा रहा है। GPS जो सर्विलांस है, अलग अलग जो तरीके हैं, आधुनिक AI मशीन लर्निंग और जो भी कह सकते हैं मॉनिटरिंग के जो तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल करते हुए सुपरविजन को प्राथमिकता दिया जा रहा है। वैज्ञानिक स्तर पे जो प्रबंधन योजना है उसको खास तौर पे प्राथमिकता दिया जा रहा है कि परंपरागत स्तर पे जो एक प्रबंधन था उसकी बजाय अब वैज्ञानिक विधियों के आधार पर जो प्रबंधन है उसको किया जा रहा है। समुदाय आधारित जो संरक्षण है उसको भी महत्व दिया जा रहा है कि ठीक है, सरकार, NGO या इस तरह के जो भी प्रशासन है उसके द्वारा तो संरक्षण को महत्व दिया जा रहा है। स्थानीय जो समुदाय हैं उन समुदायों का भी सहयोग लिया जाए। लेकिन इन सब के बावजूद देखेंगे तो इस तरह के जो भी अभयारण्य हैं उनके सामने बहुत सारे जो चैलेंजेज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बड़े स्तर पे जो पोचिंग है, हंटिंग है, वो आपको देखने को मिल रहा है। जो नेचुरल जो प्राकृतिक जो आवास है उन आवासों का अलग अलग स्तर पे एक तरह से देखें तो क्षरण हो रहा है। एक तो मैन मेड भी हो सकता है और दूसरे स्तर पे आप देखेंगे नेचुरल स्तर पे भी क्या हो रहा है, वो क्षरण हो रहा है। जैसे लैंडस्लाइड किसी क्षेत्र में खास तौर पे होता है, कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ
अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, या इस तरह के जो भी अलग अलग जो गतिविधियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, या इस तरह के, तो दो कारण हो सकते हैं। मैन मेड हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पर आप देखेंगे नेचुरल स्तर पे हो सकता है। अतिक्रमण एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है चैलेंज के रूप में, और मानव वन्य जीव जो संघर्ष है वो भी एक कारण है, क्योंकि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो तेजी से बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन है, या एक तरह से देखें मानवों का एक जो अतिक्रमण है वो इन क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। और इन सब के अलावा बड़े स्तर पे देखेंगे तो इस समय जो क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि ये जो जलवायु परिवर्तन की जो स्थिति आपको देखने को मिल रही है, या फिर कहेंगे जो ग्लोबल वार्मिंग है, इस तरह की जो समस्याएं हैं ये भी गंभीर चुनौती उत्पन्न कर रही हैं। और इसके अलावा जो टूरिज्म है, क्योंकि वर्तमान में देखेंगे ऐसे क्षेत्रों में जो पर्यटन है वो बड़े स्तर पे विकसित हो रहा है, लेकिन सबसे खास बात क्या है कि टूरिज्म तो हो, लेकिन वो वैज्ञानिक तरीके से हो, विशेष सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हो। तो जो एक अवैज्ञानिक तरीके से जो तेजी से कह सकते हैं कि जो एक पर्यटन है, वैज्ञानिक जो पर्यटन है उसका जो विकास है, वो कहीं ना कहीं देखें तो एक बड़ी जो चुनौती है वो उत्पन्न कर रहा है। तो इस तरह से कई सारी जो चुनौतियां हैं वो भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार के स्तर पर देखेंगे तो बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। अलग अलग जो प्रजातियां हैं, इन अलग अलग जो वन्य जीव हैं उनकी जो प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों को खास तौर पे संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। और इसके लिए आप देखेंगे तो बहुत सारे जो पहले हैं, जो इनिशिएटिव हैं, वो भी क्या किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, स्नो लेपर्ड है, या ग्रीन इंडिया मिशन है। तो ये सारे क्या है, इस तरह के पहल स्टार्ट किए जा रहे हैं। अलग अलग पेट्रोलिंग, अलग अलग जो तरीके हैं उनको अपनाया जा रहा है। तो ये खास बात है सरकार के स्तर पे कि इस तरह के जो भी वन्य जीव या वन्य जीव जो क्षेत्र हैं उनकी जो सुरक्षा है उसे खास तौर पे एक विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस तरह की जो पहलें हैं वो की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात है कि इसमें मानवों के स्तर पे भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि ठीक है, इस तरह के जो भी प्राकृतिक आवास हैं, जो अलग अलग वन्य जीव हैं, उनकी जो प्रजातियां हैं, उनकी जो सुरक्षा है वो हमारा भी दायित्व है। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने देख लिया कि आखिर जो भी मध्य प्रदेश के वन्य जीव क्षेत्र थे या वन्य जीव थे उनके बारे में हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।